नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बीते एक दो दिन कुछ लाइव कक्षा में समस्या है, इस वजह से लाइव कक्षा हो नहीं रही है। इस वजह से मैंने ये सोचा कि आप लोगों की पढ़ाई जारी रहे, इस कारण कक्षाएं अपलोड करने की शुरू मैंने कर दी अपलोड करनी। जब तक लाइव सेशन हमारा नहीं शुरू होता है तब तक ये अपलोड कक्षाएं विद्यार्थियों आप लोग इनको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि मैं फिर जो लाइव कक्षा लूँगा इन्हीं अपलोड होने वाली कक्षाओं के आगे से ही लूँगा, वापस ये नहीं करूँगा। ठीक है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सब लोगों को मेरा राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा और सभी को राम राम साथियों। और अब अपन कक्षा शुरू करते हैं। आज की अपनी कक्षा साथियों उसी कक्षा के जॉइंट में है। जैसा कि हमने महिलाएं पढ़ी, काफ़ी सारी महिलाएं पढ़ी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि महिलाओं का टॉपिक इतना लंबा क्यों होता है। अरे भैया, आप अभी तक इतिहास में जो चीज़ पढ़ रहे हो सारी पुरुषों की पढ़ी थी, तो महिलाओं की टॉपिक अगर 5-4 दिन चलता है तो इसमें कोई बड़ी विचित्र बात नहीं है, क्योंकि हम हर एक क्षेत्र की महिलाओं को ले रहे हैं। अभी तो राजनीति की महिलाएं बाकी पड़ी हैं, समाज सुधार वाली महिलाओं भी बाकी पड़ी हैं। तो अब तो हम पढ़ रहे हैं कला, संगीत इत्यादि क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान है। आज साहित्य क्षेत्र की बात हम करेंगे, है ना। कला के क्षेत्र में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कल हमने खूब सारी बात की थी और मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को साफ दिखाई देता है। हर रोज़ तो आप लाइव होते, थोड़ा सा मैं जाके चेक कराता हूँ कि ये जो अपनी आज का जो अपना बिंदु है साथियों, ये वही है जो मैंने आप लोगों को बताया, राजस्थान की प्रमुख महिलाएं। राजस्थान की प्रमुख महिलाओं की बात करेंगे साथियों, तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, काफ़ी सारी महिलाएं, मैंने इतिहास से लेकर के सब कुछ बता दिया आपको। प्रमुख महिलाएं, तो हम लोग आखिर बात कर रहे थे। हमें सोच रहा था थोड़ा सा आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं चेक करके आ जाता हूँ ताकि फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं हो। बीच में कहीं दिक्कत आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए ठीक है, कोई समस्या नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है तुम्हें। तो साथियों, जैसा कि हमने बात की, हम कला, संगीत, है ना, इत्यादि क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं, नृत्य से, उन महिलाओं को हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। और अब जो हमारा बिंदु है साथियों वो आगे का है, यानी कि अपन लोग पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे कि अब महिलाओं से संबंधित जो बिंदु है वो तो हमने पढ़ लिया था, तो आधा तो पढ़ लिया, आधे बिंदु को हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमने जिस चीज़ का जिक्र किया था वो ये था कि महिलाएं हैं जो कला, संगीत, संस्थान इत्यादि में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर वो आरंभिक काल से भी और वो क्या लेती थी, भागीदारी लेती थी। तो अब हम जो महिलाओं को पढ़ रहे हैं, कुछ तो अपने पास वही है, जैसे संगीत से संबंधित एक दो महिलाएं, फिर आप लोगों की धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, उसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक तो पिछली कक्षा में मैंने एक महिला का नाम करवाया था, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को साथियों, मुस्तर या मैंने मुस्तर करवाया था। इसी महिला का नाम मिलता है मुस्तई बाई। अगर ऐसा कोई विकल्प आए तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये एक ही है। ठीक है, हाँ, कई जगह रह और कई जगह ए। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, मुस्तई बाई, जो कि कल हमने चर्चा की थी। तो ये छोटा सा करेक्शन। अब मैं आगे बढ़ता हूँ साथियों। श्रीमती, हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम उनको ले लेते हैं फटाफट। एक बार आपको पढ़ना होगा पूरी तरह से, ये मुझे भी याद नहीं है साथियों, मैं रियल बता रहा हूँ, लेकिन हमें क्या करना है, एक एक बार मैं आपको लिखवा दूंगा, आप याद कर लोगे तो पूरी तरह से याद हो जाएगा। विकल्प के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो श्रीमती उर्मिला नागर, श्रीमती उर्मिला नागर, उर्मिला नागर। अगर उर्मिला नागर की बात करेंगे साथियों, तो सबसे पहले एक तो बात हमें ये ध्यान होना चाहिए, कथक नर्तकी है, ये ध्यान रखना, किस कला से संबंधित है, कथक नर्तकी है ये। ठीक है, कथक जो कि आप सब लोग जानते हो, शास्त्रीय संगीत, हमारा शास्त्रीय
महत्वपूर्ण विजय, और जो कि मैंने आपको बताया। इसके अगर अपन घराने की बात करें साथियों, तो वो हमने बात की थी जयपुर की, ठीक है। तो ये विशेषकर जयपुर से संबंधित हो जाएगी। और इन्होंने विभिन्न मुद्राएं, जो कथक है ना, इसमें विभिन्न मुद्राओं में ले के लिए जानी जाती थी। विभिन्न मुद्राओं में ले का समावेश, ले का ये क्या करती थी, समावेश करती थी साथियों, ठीक है। ये बात आपकी बहुत महत्वपूर्ण हुई। ये ज्यादा इसके बारे में कुछ आप लोगों को याद नहीं रखना। अगली एक और महिला लिखा रहा हूं मैं, श्रीमती लीलावती बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। अठशूले, श्रीमती लीलावती अठशूले आप लोगों को याद करना है। अगर अब ऐसा कोई विकल्प आ जाए तो हम ऐसा कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, रट्टा यहाँ नहीं मारना है, केवल एक बार पढ़ी हुई चीज होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि ये क्या थी, ठीक है। ऐसा प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ जाता है, हम लोग इसे हट जाते हैं, ठीक है। ये साथियों शास्त्रीय गायन की महान गायिका थी, शास्त्रीय गायन विद्या में निपुण, यानी गायिका थी, निपुण थी, इसका मतलब गायिका थी। और साथ साथ में ये अध्यापन का कार्य भी करवाती थी, यानी कि प्रशिक्षण भी करवाती थी। किसका, यानी कि अपन बात कर सकते हैं, ये प्रशिक्षण करवाती थी मेरे साथियों। किसका करवाती थी, गायन ना, गायन की जो विद्या होती थी ना, उसको दूसरों को भी ये क्या करती थी साथियों, सिखाती थी, ठीक है। तो ये थी आपकी लीलावती अठशूले। अगर आपसे ये पूछ लें कि ये लीलावती जो अठशूले ना, उसको संगीत भारती बीकानेर से, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, संगीत भारती बीकानेर द्वारा ये इसे कलाश्री की उपाधि दी गई थी भाई, ये ध्यान रखना। संगीत भारती बीकानेर द्वारा कलाश्री की उपाधि दी गई। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, है ना। कलाश्री की उपाधि किसके द्वारा, संगीत भारती बीकानेर के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी चीजें हैं। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी भी इसे 1992-93 में पुरस्कृत करती है, ठीक है। 1992 और 93 को राजस्थान संगीत जो नाटक अकादमी है वैसे क्या करती है, सम्मानित। संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित, संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित। मुझे लगता है साथियों आप साथ साथ में लिख लेना, ताकि मैं यहाँ रुकूं नहीं, आगे बढ़ूं। काफी महिलाएं हैं, उनको आगे बढ़ना पड़ता है, मुझे लगता है आप लोग लिख लोगे, ठीक है। तो साथियों श्रीमती उर्मिला जो नागर है, कथक नृत्य है, विभिन्न मुद्राओं में ले का क्या करती है, समावेश। और श्रीमती लीलावती है अठशूले, ये शास्त्रीय गायन विद्या में निपुण है, साथ साथ में प्रशिक्षण का, मतलब एक तरीके से अपन कह सकते हैं अध्यापन का काम करवाती है। संगीत भारती द्वारा बीकानेर द्वारा कलाश्री की उपाधि इस लीलावती को मिलती है। और 1992-93 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो ये भी दो महिलाएं, एक महिला मैं संगीत से संबंधित और लूंगा, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे साथियों साहित्यिक महिलाओं में। किसमें, साहित्यिक महिलाओं में। एक है आपकी सुधा शिवपुरी, कौन सी महिला साथियों, सुधा शिवपुरी। अब आपको इतना सा ध्यान रखना है, ये पत्नी थी ओम शिवपुरी की, ओम शिवपुरी। और ये जो ओम शिवपुरी थे ना साथियों, ये ओम शिवपुरी कौन थे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। ये एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे भाई, क्या थे, फिल्म अभिनेता थे। और ये इसकी क्या थी, पत्नी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को याद रखनी है। हाँ, और ये खुद तो फिर क्या पत्नी थी इसलिए जानी जाती थी, नहीं, ये खुद एक विख्यात नाटककार थी, विख्यात नाटककार, खुद एक विख्यात क्या थी, नाटककार थी, ठीक है। हाँ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, खुद एक क्या थी, नाटककार थी, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना। 1962
लगभग अगर बात करें 10 वर्षों के अंतराल में 1962 से 72 के बीच में इसने खूब सारे नाटक लिखे थे। ठीक है, हाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1962 से 72 के मध्य नाटक लिखे नहीं थे, नाटकों में अभिनय किया था। 1972 के मध्य लगभग यानी 100 नाटकों में अभिनय किया, नाटकों में अभिनय किया, रोल किया, भूमिका अदा की साथियों। ठीक है, तो ये हुई बात आपकी सुधा शिवपुरी की। और उसके बाद में अगर अब हम साहित्यिक महिलाओं की ओर चलते हैं साथियों। अगला बिंदु शुरू कर रहा हूँ, शायद यहाँ तक आपने लिख भी लिया होगा। ठीक है, कक्षा कैसी लगती है इसके बारे में आप रिस्पॉन्स जरूर बताना, किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो भी बताना। मैंने आपको पहले भी बताया लाइव कक्षाएं इन दिनों नहीं चल रही, 2 दिन हो गया, मिस्टेक है, हो सकता है 1-2 दिन और भी लग जाए, लेकिन तब तक आपकी पढ़ाई न रुके। बस मैं तो यही समझता हूँ कि आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए ना, आग जलनी चाहिए, चाहे मेरे हृदय में जलो चाहे तुम्हारे हृदय में जलो। कहने का मतलब हाँ, पीर पर्वत सी हो जानी चाहिए और वो पिघलनी भी चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपको पढ़ाई लगातार जारी रखनी ही चाहिए। तो अब मैं महिलाओं के अंदर, राजस्थान की महिलाएं, प्रमुख महिलाओं में साहित्यिक महिलाओं की ओर ले जा रहा हूँ, आपको साहित्यिक महिलाओं की ओर ले जा रहा हूँ साथियों। ठीक है, साहित्यिक महिलाओं में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले है ना, अपने एक नाम जरूर आपके दिमाग में आता है, और ज़्यादा हम लोग इसके बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे क्योंकि खूब सारी बात पढ़ चुके हैं। मीराबाई, मीराबाई है ना, मीराबाई को आप जानते हो, भक्त कवयित्री मीराबाई कहा जाता है, भक्त कवयित्री है ना, इसे भक्त कवयित्री कहा जाता है। और साथ साथ में राजस्थान की क्या कहा जाता है साथियों, राधा कहा जाता है, राजस्थान की राधा। ये क्यों कहा जाता है, क्या कारण है, ऐसा क्या कारण था जिसे राजस्थान की राधा कहा जाता है साथियों। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी थी राधा। ठीक है, राधा भगवान कृष्ण से अनन्य प्रेम क्या करती थी, अनन्य प्रेम मतलब प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। और सीमा मतलब जिस प्रकार एक महिला अपने पति को तरजीह देती है, उससे भी बढ़कर, भगवान से भी बढ़कर वो प्रेम कुछ ऐसी चीज होती है। तो ये राजस्थान की राधा इसलिए कहलाती थी कि इसने भी यानी कि मीरा ने भी राधा का अनुकरण किया। जिस प्रकार राधा ने भगवान कृष्ण से अनन्य प्रेम किया, ठीक है, उसी प्रकार इस मीरा ने भी भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में देख करके और उनका बड़ा ही विनम्र मतलब एक प्रकार का उन्होंने प्रेम रखा करती थी साथियों। ये थी है ना, अनूठे उदाहरण है, बहुत अनूठे उदाहरण है ये। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। मैंने आपको कहा राजस्थान की राधा, कारण ये था राधा ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अनन्य उनका क्या था, प्रेम था। और उसी प्रकार यानी कि खुद मीरा ने किया है ना, खुद मीरा ने किससे किया, भगवान श्री कृष्ण से किया। राधा के पास तो भगवान श्री कृष्ण सह शरीर भी थे, लेकिन कुछ कारणों से दूर भी चले गए थे। ठीक है, और यहाँ राजस्थान की जो राधा मीरा कहलाती है, ये भक्त कवयित्री है साथियों। ये तो अभी कलयुग की बात आप लोगों को पता होगा, सारी बात हम लोग कर लेते हैं। चलिए, भक्त कवयित्री राजस्थान की राधा, खूब सारी बात जानते हो। ये बात तो मुझे बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी नए जुड़े हुए हैं उनके फायदा होगा। क्या अपन लोग ये कह सकते हैं कि राजस्थान की राधा का जन्म है 1300, हाँ बिल्कुल बात करेंगे, 1492 ईस्वी में हुआ कि नहीं होता, जल्दी बताइए भाई। हाँ, अपना रिस्पॉन्स दीजिए। आप कैसे दे पाओगे, गड़बड़ तो ये ना, लाइव कक्षा होती तो आप जरूर दे पाते ना, ये तो बहुत एक तरीके से मिस्टेक सा ही रहता है ना। चलिए, तो बात करता हूँ, मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को। बात करेंगे राजस्थान की राधा की, तो आप लोगों को याद आ रहा होगा, कुछ तो चीज़ें याद आती होगी आप लोगों को, जैसे राणा सांगा है ना। तो अगर राणा सांगा के काल में जाओगे तो आप लोगों को वहाँ 1498 के बाद का ही तो काल मिलेगा, 1500 वाला वो। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान रखना, यहाँ 1300 नहीं होगा, ये होगा आपका 1498 ईस्वी है ना। और ये जो जन्म होता है कहाँ साथियों, कुड़की में होता है। कहाँ पर होता है, कुड़की। और कुड़की आपका यानी मैंने आप लोगों को बताया है कहाँ पर है, वर्तमान कुड़की पाली में है। कहाँ पर है, पाली में है ना। पिता का नाम रतन सिंह है, आप जानते होंगे, पिता कौन है, रतन सिंह है। लोक संतों में भी हम पढ़कर आ चुके हैं, पिता का नाम रतन सिंह है। और अगर अपन लोग बात करें साथियों
मूल बात और कौन सी थी जो मैंने आप लोगों को बताई, इनके दादाजी, इनके पिता है ना, कहते हैं कि इनके पिता माता का निधन है ना तुरंत ही जन्म के बाद में हो गया था। इस वजह से इनके दादाजी थे दादा, और दादाजी का नाम क्या था, राव दूधाजी मेड़ता के थे। आपको पता होगा मीरा भी मेड़ता की ही मानी जाएगी, क्योंकि आपको पता है, आपने सुना होगा कि मीरा जन्मी मेड़ता और उसे प्रणादी चित्तौड़। ठीक है, तो दादा राव दूधा, ये लीजिए राव दूधा, ये दादाजी थे मीराबाई के, और इस राव दूधा ने ही मीरा का क्या किया, पालन पोषण किया, पालन पोषण किया। अब मैं यहाँ जन्म में मतलब यहाँ ज़्यादा नहीं फंसाऊंगा मैं, क्योंकि बात तो हमें तो थोड़ी सी साहित्यिक रूप में ही करनी है, यानी कि इनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, तो देखिए जन्म से संबंधित बात हमने कर ली है। पति का नाम तुम जानते हो, पति कौन थे, मीरा के पति भोजराज थे, है ना, कहाँ से, चित्तौड़ से थे। राणा सांगा इसके क्या थे, ससुर थे ना। यहाँ पर देखो प्रेम का जो पथ होता है, यानी कि भक्ति एक तरीके से, है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात मीरा की ये रहती है कि इसने सबसे पहले यानी मध्यकाल में नारी शस्त्रीकरण का बिगुल बजा दिया था, है ना। मध्यकाल में उस समय में ना कितना भयंकर एक तरीके से महिलाओं को यातना ही दी जाती थी, है ना, कुछ एक जगह। तो मध्यकाल में नारी सशक्तिकरण बिगुल बजा दिया था। अब भी क्या होता है, अभी ऐसा होता है साथियों, बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन उनको हर प्रकार से पीड़ा और यातना होती है। राणा मतलब मीराबाई को पीड़ित करने वाले जो व्यक्ति थे, मैंने आप लोगों को बताया था, रतन सिंह एक तो मेवाड़ के महाराणा थे, और उसके बाद विक्रमादित्य। हालांकि कुछ लोग ये गलत तथ्य पेश करते हैं कि जो उसकी बहू थी तो राणा सांगा, बिल्कुल राणा सांगा बिल्कुल नहीं। राणा सांगा तो अपनी, है ना, पुत्रवधू को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं दी थी उन्होंने, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो लालन पालन से संबंधित बात हो गई, महत्वपूर्ण बात हो गई। अब कुछ, है ना, एक याद कर लेना, एक इनकी जो रचना है नरसिंह मायरो, रत्ना खाती के सहयोग से लिखी गई है, ध्यान रखना, नरसिंह मायरो। सत्यभामा जीरो रूठणु, नरसिंह मेहतारी घुंडी, सबसे महत्वपूर्ण आपको तो एक ही पूछा जाएगा, मीरा पदावली। मीरा पदावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर मीराबाई की भाषा की बात करोगे मेरे साथियों, भाषा की, तो भाषा हो जाएगी राजस्थानी, ब्रज मिश्रित राजस्थानी, राजस्थानी तो है ही, है ना, ब्रज भाषा होगी। ये लीजिए, ये इसकी भाषा है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। देखिए मीराबाई भक्त कवयित्री, राजस्थान की राजा, जन्म 1498, कुल की पाली, पिता का नाम रतन सिंह, राव दूधा, पालन पोषण दादाजी थे वे इनके, ठीक है। पति भोजराज, चित्तौड़गढ़, मध्यकाल में नारी सशक्तिकरण का बिगुल बजा दिया। और उसके बाद मैंने बताया भाषा कौन सी थी, राजस्थानी भाषा इनकी प्रमुख भाषा थी। तो मीराबाई के बारे में इतनी बातें हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके मीराबाई की जो पद है ना, ये कहाँ पर संकलित है, मीराबाई पदावली, ठीक है। हाँ, मीरा ग्रंथावली में, ठीक है, पदावली, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग, भूल मत जाना ना। मीरा पदावली का संग्रह, एक संग्रह है, एक मीराबाई के पद उसके अंदर है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको याद रह गया होगा, इतनी सी चीज़ और याद कर लेना। अगर साहित्य से संबंधित दो बातें और पूछेंगे, एक तो आपको याद रखना है मीरा के गुरु का नाम क्या था, मीरा के गुरु का नाम रैदास, आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। मूल गुरु वही है, उसी की बात करते हैं। वैसे तो 3-4 गुरु और आप जानते हो, गुरु रैदास, ठीक है। और इन रैदास जी की जो छतरी है, मीराबाई का खुद का महल और रैदास की जो छतरी है, ये साथियों आपकी कहाँ बनी हुई है, आप ये भी जानते होंगे, ये आपकी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर बनी हुई है,
चित्तौड़गढ़ में। और मीराबाई भगवान की जो भक्ति किस रूप से करती थी? दाम्पत्य। मीराबाई का जो भाव था ना, भक्ति भाव, है ना, इन्होंने भक्ति की थी और भक्ति इसका जो भाव था वो था साथियों दाम्पत्य भाव। कौन सा था? दास्य भाव भी, दाम्पत्य भाव भी। तो ये चीज आप लोगों को याद करनी है। मुझे लगता है किसी प्रकार की यहाँ पर कोई समस्या है नहीं, तो मैं अगली महिला की ओर आपको ले जा रहा हूँ साथियों, जो कि आप लोगों को याद करना है। मीराबाई के पति के बाद तो आप जानते हो भोजराज, ठीक है, और उनकी मृत्यु खातौली के युद्ध में हो गई थी साथियों। तो मुझे लगता है मीराबाई के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी बातें थी, आप पहले भी पढ़ चुके हो, कई बार पढ़ चुके हो, ठीक है। चलिए तो मैं अब आपको अगले बिंदु की ओर भी लिए चलता हूँ। साहित्यिक महिलाओं की बात कर रहे हैं। मीराबाई की जब भी बात करेंगे तो आपको एक नाम और पढ़ना होगा, गौरीबाई। कौन सा? गौरीबाई। गौरीबाई को पढ़ोगे तो आपको ये बात तो जरूर याद आएगी, वागड़ की मीरा। ये लीजिए वागड़ की मीरा। और साथ में एक बात और ध्यान रखनी है, मीराबाई का अवतार भी माना जाता है इसे, मीराबाई का अवतार। मीराबाई का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है, ठीक है। और ये किस क्षेत्र की थी आप अच्छी तरह से जानते हो। इसका जो जन्म है, जन्म की बात करेंगे तो डूंगरपुर क्षेत्र में होता है साथियों, नागर ब्राह्मण परिवार में, नागर ब्राह्मण परिवार में। और मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ लग क्या रहा है, पक्का ही हमने पढ़ा था कहाँ पर, यानी लोक संतों की जो बात की थी हमने गौरीबाई को पूरी तरह से पढ़ लिया था, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और एक चीज मैं और बता देता हूँ आप लोगों को, जो कि इनके संबंधित है, गौरीबाई से संबंधित महत्वपूर्ण। नागर ब्राह्मण, हाँ जन्म, ये क्षेत्र तो डूंगरपुर का है, मैंने आपको बता दिया, डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर है, डूंगरगढ़ नहीं है। डूंगरगढ़ तो आप जानते हो तहसील है बीकानेर की, है ना। लेकिन हमें क्या करना साथियों, ये जो डूंगरपुर करना है तो ये आपका क्या हो गया, जिला हो गया। एक और महत्वपूर्ण बात आप और याद कर लेना, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डूंगरपुर के जो महाराजा है शिव सिंह, ये थोड़ा ध्यान रखना, डूंगरपुर महारावल, मैं यही लिख देता हूँ, डूंगरपुर महारावल शिव सिंह द्वारा मंदिर निर्माण, शिव सिंह के द्वारा क्या किया गया, मंदिर निर्माण किया गया। तो ये एक और भक्त कवियत्री हमने पूरी कर ली साथियों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं ये भी क्या करती थी, भगवान से उसी प्रकार स्नेह रखती थी और उसी प्रकार हूबहू मीरा की जैसी स्थिति थी, ठीक है। तो ये थी साथियों गौरीबाई। और अब गौरीबाई से आगे भी अपनी और अन्य महिलाओं को करते हैं। शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा, देखिए लिख लो आप, थोड़ा सा मैं समय ज़्यादा तो नहीं दूंगा, थोड़ा थोड़ा समय देता जाऊंगा बीच बीच में। वैसे धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप लिख भी रहे हो। कुछ चीज़ें रिवाइज हो रही, कुछ चीज़ें नई है, नई चीज़ें हैं उन पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। और जो चीज़ें पुरानी हो गई है, मतलब आपने पहले पढ़ ली है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। और जो नहीं आ रही है उसके ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा ब्रजदासी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रजदासी कौन थी? ब्रजदासी, ठीक है, इसे कहा जाता था साथियों ब्रजदासी। बताइए ये कौन थी? अगर अपन लोग बात करेंगे ना महाराजा किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह, ध्यान रखना भी राज सिंह की बात कर रहा हूं मैं, ब्रजदासी की बात कर रहा हूं मैं। और ये ब्रजदासी कौन है? किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह की पत्नी, किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह की पत्नी थी कौन? ब्रजदासी जी, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता। और इसके बारे में क्या फैक्ट हो सकता है, मैं देखता हूँ कोई बेहतर फैक्ट है। उसी प्रकार इसका वास्तविक नाम था ना वो ब्रिज कुंवरी था, इतना ध्यान रख लेना। वास्तविक नाम ब्रिज कुंवरी, नाम से ही पता चल रहा है, वास्तविक नाम ब्रज कुंवरी था। क्या था साथियों?
ब्रज कुंवरी था। ठीक है, वास्तविक नाम इसका था ब्रज कुंवरी। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। एक चीज़ मैं जो बताता हूँ इसके बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोट करके लाया हूँ मैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक बार बता दी है, इनको आप रट्टा मत मारना साथियों। मैं आपको पहले बात कर रहा हूँ, एक बार देख लेना, सिर्फ यही देख लेना। ओके, अगर आप नोट्स बनाते हो उससे तो बेहतर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इतने ही टाइम में आप नोट्स बना लोगे और फिर दोबारा पढ़ोगे, आप 10 मिनट में पढ़ सकते हो। बस बेहतर आपका फायदा होना चाहिए, कैसे भी वो चीज़ें याद, मतलब वैसे थोड़ी थोड़ी याद है तो भी आप इनका उत्तर दे सकते हो। ठीक है, हाँ, जो चीज़ें पूरी याद होने वाली होती है तो मैं आप लोगों को सीधी करवा देता हूँ यहीं पर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, वास्तविक नाम ब्रज कुंवरी हो गया, तो इसने एक काम किया, और वो क्या था? वो काम था श्रीमद् भागवत गीता का ब्रज भाषा में अनुवाद। श्रीमद् भागवत गीता का ब्रज भाषा में अनुवाद। श्रीमद् भागवत गीता का ब्रज भाषा में अनुवाद। ब्रज भाषा में अनुवाद। जब श्रीमद् भागवत गीता का इन्होंने क्या किया? ब्रज भाषा में अनुवाद किया, तो ये जो भागवत क्या कहलाई? ब्रजदासी भागवत। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इसके नाम से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रजदासी, देखो ये किससे, ये जो भागवत है अनुवाद किसने किया? ब्रज भाषा का ब्रज कुंवरी ने किया, इसलिए इसी का नाम क्या हो गया? ब्रजदासी भागवत के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। ब्रजदासी भागवत के नाम से। भागवत या भगवत बात एक ही है, तो ये लीजिए भागवत। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ तक की बात समझ में आ गई, और ये बात समझ में आ गई तो इसका मतलब आप लोगों ने एक और, है ना, एक और अपन साहित्यिक महिलाओं को पूरा कर लिया। किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह, है ना, उसके बाद नागरीदास आता है। अपन बात करते हैं किशनगढ़ की, जब अब चित्रकला इत्यादि करेंगे तो वहाँ पर भी अच्छी अच्छी चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद सुंदर कंवरी, ये लीजिए आपको सुंदर कंवरी, और सुंदर कंवरी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो साथियों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सुंदर कंवरी कौन थी? ये किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह की पुत्री थी। अब देखिए ये बात जुड़ी हुई है यहीं पर, किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह की पुत्री। ये आमेर के महाराजा, सॉरी मतलब अपन बात करेंगे ना, मेवाड़ के महाराजा नहीं है। राज सिंह मेवाड़ वाले ही प्रसिद्ध है, वहां के नहीं है, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह की ये क्या है? पुत्री है। तो क्या मैं इस बात को लिख सकता हूँ कि ये भक्त कवि नागरीदास की क्या है? बहन है। क्या मैं इस बात को लिख सकता हूँ भक्त कवि नागरीदास की ये क्या है? बहन है। अगर आप जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जानते हो तो फिर आप नहीं लिख सकते। जानते हो तो आप आराम से लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया भक्त कवि नागरीदास के पिता का नाम राज सिंह ही था। ठीक है, हाँ, तो ये बात आप लोग लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ताकि आप लोगों को कुछ तैयार रह जाए। भक्त कवि नागरीदास, नागरीदास की बहन। और आप लोग मुझे बताइएगा, बहुत अच्छी सी बात है, ये भक्त कवि नागरीदास है, इनका, हाँ अपन बात करेंगे, इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम क्या था? ये आप लोग मुझे कमेंट में लिख कर देखना, ताकि पता चलेगा कि आप लोगों ने कक्षा देखी है कि नहीं देखी। आपको पता है, बहुत सरल सा नाम है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नागरीदास की ये बहन थी, कौन? सुंदर कंवरी। अब सुंदर कंवरी ने किया क्या भाई? इसको हम ऐसे तो थोड़ी पढ़ेंगे कि नागरीदास की बहन थी या है, तो ये कुछ तो करती होगी। तो साथियों इसने बहुत ही प्रेम और भक्ति की प्रधानता में कुल 11 ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, हालांकि हम उन 11 ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, यानी कि प्रेम व भक्ति, प्रेम व भक्ति की प्रधानता, भक्ति की प्रधानता में कुल 11 ग्रंथ लिखे,
कुल 11 ग्रंथ लिखे। हालांकि बहुत ज़्यादा है, लिखवाने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको लिखवा दूं और आप लिख लो, क्या फायदा है। खूब सारे देखो, नए निधि है, वृंदावन, गोपी महात्म, इसके मुझे खुद भी याद नहीं है भैया। ये झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो साफ है, स्पष्ट है, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों से इस प्रकार का मुझे नहीं लगता। अगर कोई बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न भी आ गया तो फिर इतनी 11 15 मतलब एक और आएगी, उसका 15 हो जाएगा, तो हम उसको थोड़ी पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हमें ये भी तो साथ में ध्यान रखना है कि किसी एक चीज़ को बहुत तगड़ा तरीके से रट्टा मारने से अच्छा रहता है कि बहुत थोड़ी और ज़्यादा चीज़ पढ़े, ताकि हो सकता है वो कठिन प्रश्न हम छोड़ भी दें और सरल प्रश्न तो गलत ना हो जाए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना साथियों। ये थी ब्रजदासी वाली और ये थी सुंदर कंवरी। ब्रजदासी में एक ही याद रख लेना, ये किशनगढ़ के राज सिंह की पत्नी थी और इसने ब्रज भाषा में अनुवाद कर दिया था किसका, भागवत का, श्रीमद् भागवत का, और वो ब्रजदासी भागवत कहलाई। सुंदर कंवरी किशनगढ़ के राजा राज सिंह की क्या थी, पुत्री थी। और ये अपन बात करेंगे साथियों, भक्त कवि नागरीदास की बहन थी साथियों। भक्त कवि नागरीदास की क्या थी, ये बहन थी। प्रेम भक्ति की प्रधानता में कुल 11 ग्रंथ लिखे थे, और ये बात ध्यान रख लेना आप लोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा और आगे लिए चलता हूँ। ब्रजदासी की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रजदासी हो गया, सुंदर कंवरी हो गया, इसके बाद साथियों आप लोगों ने एक संप्रदाय पढ़ा होगा जिसका नाम था चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय की 2 महिलाएं थी, एक का नाम था दयाबाई, एक का नाम था, आपको याद आ गया होगा, सहजोबाई। आपको कुछ भी नहीं याद करना, सिर्फ एक ही बात याद करनी है। एक तो इनका जो, ये किसकी शिष्या थी, चरणदास जी की। ये दोनों ही शिष्या थी ना, चरणदास जी की थी, मतलब इनके जो गुरु थे ना, हाँ, ये दोनों की दोनों शिष्याएं किसकी थी साथियों, चरणदास जी की थी, है ना। ये बात ध्यान रखना, किसकी, चरणदास जी। और ये जो चरणदास जी है वो और कोई नहीं है, वो आपके चरणदास जी राजस्थान का सबसे बड़ा 42 नियमों वाला संप्रदाय है आपका ना, सबसे बड़ा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा उसी के अंदर है ये चरणदास जी। आप सब लोग जानते हो डेरा गांव है ना, डेरा गांव अलवर जानते हो। इसी प्रकार उनका भी वहाँ गांव है, लेकिन हमें वहाँ गांव से मतलब नहीं है, ये डेरा गांव अलवर से है, ठीक है। ये चरणदास जी की दोनों शिष्य है। दयाबाई का जो है ना ग्रंथ है वो है दया बोध, ठीक है, दया बोध। और एक आता है विनय मालिका, कौन सा आता है, विनय मालिका आता है, ठीक है। और इसका सहज प्रकाश, इसका जो ग्रंथ आता है साथियों वो आता है सहज प्रकाश, ठीक है। ये इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह ही बताया जाता है, सहज प्रकाश कविताओं का एकमात्र संग्रह। तो ये दोनों याद रखना, दयाबाई दयाबोध, विनय मालिका, सहजोबाई सहज प्रकाश, ठीक है। तो ये आपकी 2 और महिलाओं के बारे में जो जानना चाहिए था साहित्य में, वो आप लोगों ने जान लिया, ठीक है। हाँ, ये बताने की तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आवश्यकता है। ये डेरा गांव अलवर से संबंधित है, ये इनके एक चाचा की लड़की थी, एक बुआ की लड़की थी। चलिए साथियों अब मैं आगे बात करता हूँ एक और महिला की, जिसका नाम है प्रताप कुंवरी। नाम क्या है, प्रताप कुंवरी। और मुझे ऐसा लगता है प्रताप कुंवरी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, मुझे ऐसा लगता है प्रताप कुंवरी के बारे में पढ़ चुके हो। क्या आप लोगों ने मान सिंह राठौड़ को पढ़ा था, सन्यासी राजा को, मान सिंह राठौड़, ठीक है, हाँ, सन्यासी राजा थे, है ना। तो मान सिंह राठौड़ कहाँ के भाई, जोधपुर वाले की रानी या पत्नी, बात एक ही है। अब इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसने भी कुल 15 रचना रची थी, ठीक है। अब ये प्रश्न कैसे आएगा, 15 रचना तो हम नहीं याद करेंगे, कुल 15 रचनाएं थी इसकी। आप लोगों को ये थोड़ा देख लेना है कि अगर ये आ जाए ऑप्शन में कि ये किससे संबंधित है, तो आप थोड़ा सा ये बता सकते हो, साहित्य से संबंधित है, लोक साहित्य से संबंधित है, और ये है किसकी, मान सिंह राठौड़ की पत्नी है, जोधपुर से संबंधित है। तो ये बात आप ध्यान रखना, कुल 15 रचनाएं इसने लिखी थी, ये थी मान कंवरी। अब मैं एक और
एक और व्यक्ति की बात कर लेते हैं अपन, छत्र कुंवरी। अगला बिंदु है आपका छत्र कुंवरी। ठीक है, छत्र कुंवरी के बारे में दो बातें याद रखनी है। ठीक है, एक तो किशनगढ़ के सरदार सिंह की पुत्री थी, है ना। किशनगढ़ का एक राजा था, किशनगढ़ के सरदार सिंह की क्या थी, पुत्री थी। किशनगढ़ के सरदार सिंह की क्या थी, पुत्री थी। और अगर अपन लोग बात करें, हाँ, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज है वो, ये तो ठीक है परिचय हो गया। इन्होंने दो ग्रंथ लिखे थे भाई, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, है ना। हाँ, दो ग्रंथ लिखे थे, एक तो प्रेम विनोद और एक ब्रज भाषा नाम से ही ग्रंथ था इसका। एक तो प्रेम विनोद, एक ब्रज भाषा। अगर ये ग्रंथ याद रहते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिनके थोड़े ग्रंथ है तो वो तो याद रह जाएंगे, है ना। प्रेम विनोद ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, प्रेम विनोद और ब्रज भाषा। ठीक है, ये इसके दो क्या है, ग्रंथ है। छत्र कुंवरी किशनगढ़ के सरदार सिंह की क्या थी, पुत्री थी। और ये भी कहते हैं कि कृष्ण भक्त थी, ये भी ऐसा मिलता है। वहां पर वल्लभ संप्रदाय का बहुत प्रभाव था किशनगढ़ में, आप जानते होंगे। तो अगर आपको पता है तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। किशनगढ़ वाला इलाका, मेवाड़ वाला, नाथद्वारा वाला ये क्षेत्र क्या वल्लभ संप्रदाय से बहुत ज्यादा प्रभावित था। राज सिंह के बारे में आप जब पढ़ते हो तो आपको वहाँ पूरी तरह से पता भी है। चलिए ठीक है, तो मैं अब एक और महिला करवाता हूँ आपको, पद्मा साधु। अगर आपसे एक महिला का नाम हो राजे पद्मा साधु, पद्मा साधु, तो ये है जोधपुर में, ये जोधपुर की है साथियों। और संबंधित बात ये ध्यान रखना है, ये चारणी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, एक चारणी है। और इसने क्या है, ये ध्यान रखना, ये इसके जो पति होते हैं ना शंकरदास, वो इससे नाराज हो जाते हैं। पति चारणी है, इसके पति शंकरदास नाराज, इससे नाराज हो जाते हैं। नाराज होने वाली कहानी बहुत खतरनाक होती है ना, तो ये लीजिए नाराज। तो पद्मा साधु जोधपुर चारणी और पति शंकरदास इसके नाराज हो गए और ये है ना चले जाते हैं राम सिंह के पास। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना, साहित्यिक बात है, लेकिन आपको इतना, राम सिंह सॉरी अमर सिंह, ठीक है, आपको केवल इतना बात याद रखनी है कि अमर सिंह के पास चली जाती है ये चारणी। ठीक है, कहाँ पर, अमर सिंह के पास। और फिर अकबर के विरुद्ध साजिश रचने का कहती है ये, है ना। हाँ, अकबर के विरुद्ध साजिश के लिए, अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित, अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित, विद्रोह के लिए प्रेरित। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो साथियों कमेंट में लिखना। अब तो मैं आपको पता है लाइव तो हाँ हुई नहीं, अब आपकी समस्या नहीं तो मेरे पास पहुंच रही, नहीं मेरी समस्या आपके पास पहुंच रही है। कमेंट में आप जरूर विभिन्न प्रकार की अपनी प्रक्रियाएं वो दे सकते हो, मैं बाद में देख लूंगा। एक एक की प्रतिक्रिया पर विचार भी किया जाएगा साथियों। ठीक है, तो पद्मा साधु की बात कर ली, इतनी है। देखिए 4 पढ़ी हमने, अभी दयाबाई सहजोबाई हमने पढ़ लिया, सहज प्रकाश दयाबोध और बीने माली का हो गया। और प्रताप कुंवरी मान सिंह राठौड़ जोधपुर की पत्नी और कुल 15 रचनाएं लिखती है। उसके बाद छत्र कुंवरी ये शीर्षक किसकी थी, इधर वाली तो आपको पता है। तो छत्र कुंवरी किशनगढ़ के महाराजा सरदार सिंह की पुत्री थी। प्रेम विनोद और एक दूसरी ग्रंथ थी ब्रज भाषा नामक ग्रंथ लिखती है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, और ये जो ग्रंथ है ये भी कहते हैं कि ब्रज भाषा में ही है, तो ये भी अच्छी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए साथियों, अब मैं आप लोगों को आज के अंतिम पड़ाव पर ले आया हूँ, है ना। आज अच्छी खासी हमने महिलाओं के बारे में चर्चा की है। पद्मा साधु की बात आप लोगों को मैंने बता दी है, अमर सिंह अकबर को पुनः प्रेरित करती हैं, है ना। हाँ, तो अभी ये जो ब्रज भाषा है मैंने आपको बताया, एक तो कौन सा, प्रेम विनोद और एक ब्रज भाषा। कुछ लोग ये अलग अलग तर्क देते हैं कि नहीं ये 2 रचनाएं नहीं है, एक ही है। रचना का नाम तो क्या है, प्रेम, हाँ विनोद है, और ये ब्रज भाषा में है। तो आप भी यही मानना जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ, आप इसको 2 अलग अलग रचनाएं लिख रहे हो, है ना। अभी मैं दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा, चलो आपके ये कंफ्यूज दूर हो जाता है। प्रेम विनोद,
ठीक है, कई जगह दूसरी पुस्तकों में ये नाम दिया गया। तो ध्यान रखना, ये प्रेम विनोद ही आपकी ब्रज भाषा में लिखी हुई है। कहाँ पर? ब्रज भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, और अब आज के यानी कि अपन लोग बात करते हैं, दो और महिलाएं हमारे पास है। ठीक है, उनकी भी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। एक तो है ब्रज, हाँ बिल्कुल, अगर अपन दो और महिलाओं की बात करें, एक तो है विष्णु प्रसाद कुंवरी। विष्णु प्रसाद कुंवरी, विष्णु प्रसाद कुंवरी। ठीक है, ये अपना मतलब एक और बिंदु है। विष्णु प्रसाद कुंवरी की बात करें तो साथियों ये जोधपुर से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? जोधपुर से। ठीक है, जोधपुर के महाराजा, आप 1857 की क्रांति वाली बात जानते होंगे। तखत सिंह के छोटे पुत्र, हाँ बिल्कुल, तखत सिंह के छोटे पुत्र किशोर सिंह की क्या थी साथियों? ये रानी थी, पत्नी थी। क्या ध्यान रखना, तखत सिंह 1857 की क्रांति वाले, तख्ता जोर का मैंने बताया था आपको। तो जोधपुर के महाराजा तखत सिंह के छोटे पुत्र किशोर सिंह की रानी। अब आपको क्या करना है, ये तो बात हुई ना, ये तो इसका मतलब परिवार का परिचय हुआ। लेकिन हम साहित्य की बात करते हैं, साहित्य में इसका क्या योगदान था? इसने ग्रंथ लिखे थे भाई, अवध विलास, कृष्ण विलास और राधा राम विलास। ठीक है, 3 ग्रंथ थे, अवध विलास, कृष्ण विलास, राधा राम विलास। अवध विलास, कृष्ण विलास, राधा राम विलास। ठीक है, तो ये लीजिए, अवध विलास, कृष्ण विलास, राधा राम विलास। ठीक है, ये इसका क्या था? ये इनके 3 ग्रंथ थे। इन 3 ग्रंथों को याद कर लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि जिनके कम होते हैं उनका तो याद हो ही जाता है। 3 ग्रंथ थे किसके? ये विष्णु प्रसाद कुंवरी के थे, विष्णु प्रसाद कुंवरी के। तो ये अवध है, ध्यान रखना थोड़ा सा, अवध यानी अयोध्या की बात हो रही है, अवध। ठीक है, तो ये आपका है अवध, और ये है कृष्ण विलास, और ये है राधा राम विलास, बीच में ये भी है राधा राम विलास। ठीक है, चलिए, ये एक और महिला पूरी हो गई। मुझे लगता है ये विष्णु प्रसाद कुंवरी भी आपको याद रहेगी। जोधपुर के महाराजा तखत सिंह के छोटे पुत्र किशोर सिंह की रानी थी। और अवध विलास, कृष्ण विलास, राधा राम विलास ग्रंथ ये लिखती है। चलिए, मैं आपको अगले बिंदु तक भी लिए चलता हूँ। अब लास्ट है आज की अपनी महिला, लास्ट है सम्मान बाई। कौन सी बाई है? सम्मान बाई। अगर थोड़ा, शायद मैंने तेजी बिल्कुल नहीं दिखाई है, अगर थोड़ा तेज हो तो आप वीडियो को वापस करके देख लेना प्लीज़। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ सिलेबस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, आगे भी हमें बढ़ना होगा। हाँ, तो देखिए, अगली महिला की बात कर रहे हैं, सम्मान बाई। अब ये सम्मान बाई कौन थी? एक तो इसके बारे में सबसे प्रसिद्ध बात है, वो तो सीधी है, ये पति को महत्व देती थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ये, अगर आप लोग सीकर के कवि को जानते होंगे, सीकर के प्रसिद्ध कवि रामनाथ कविया, रामनाथ कविया सीकर के प्रसिद्ध कवि रामनाथ कविया की पुत्री कौन थी? सम्मान बाई थी। ठीक है, ये सीकर के प्रसिद्ध कवि है रामनाथ कविया। हम साहित्य वाला पोर्शन जब करेंगे ना, तो वहाँ पर हम कवि को पढ़ेंगे विस्तार से, उनकी रचनाएं भी पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है वहाँ पर आपको ये तैयार हो जाएगी। अभी हमें यहाँ रामनाथ कविया की बात नहीं करनी, रामनाथ कविया की पुत्री की बात करनी है, जिसका नाम है सम्मान बाई। ठीक है, हाँ, अब इसकी एक रचना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है रचना, और इस रचना का नाम है पति शतक। पति शतक। ठीक है, हाँ, अगर ये आप लोगों को मतलब याद रह जाएगी पति शतक। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, यानी पति शतक के अंदर ये लिखती क्या है?
पति शतक के अंदर ये पति के गुणों की विशेषता, पति के गुणों का बखान करती है, पति के गुणों का वर्णन। ये लो, पति कैसा होता है, कैसा ठीक चाहिए, तो वो वाली बात है। पति के गुणों का वर्णन ये आपके पति शतक में करती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अन्य रचनाओं की बात करें जैसे कृष्ण बाल लीला, सोलो इत्यादि रचना भी है। कृष्ण बाल लीला या सोलो ये रचनाएं और भी है इनकी। कृष्ण बाल लीली अर्थ आता है बाल लिली, सोलो। और एक चीज मैं बता देता हूँ, इसे कहा जाता है मत्स्य की मीरा। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मत्स्य की मीरा। मत्स्य की मीरा का तात्पर्य हो गया साथियों, मत्स्य महाजनपद था पहले, है ना, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। तो विराटनगर का जो भाग है जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, आप जानते हो अभी भी। तो सिक्कर वाला क्षेत्र भी बहुत ज्यादा जयपुर से दूर नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता था मत्स्य की मीरा। ठीक है, तो साथियों आज की कक्षा आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर बताना, ताकि आप लोगों की जो पुनर्बलन की स्थिति मुझे मिले तो मैं और आगे उत्प्रेरक हो सकूं। अब कुछ महिलाएं हमारे पास हो रही है, साहित्यिक महिलाओं को हमने पूरा किया, कुछ एक महिला और भी है, एक दो, और फिर हम धीरे धीरे राजनीतिक महिलाओं की ओर भी बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, 1-2 दिन की क्लास महिलाओं की और होगी साथियों, लेकिन घबराना नहीं है, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है मातृशक्ति ही, है ना, जिंदाबाद है, आप जानते हो, और बहुत बड़ा रोल था इनका, हर प्रकार से इन्होंने किया। तो मेरे साथियों अब मुझे इजाज़त देनी होगी आप लोगों को, मैं आपको इतना ही पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि आगे और भी कक्षा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, क्योंकि आज मुझे सारी क्लास लेनी है। अब वो टेस्ट वाला प्रक्रिया है, वो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। टेस्ट कैसे ले, लाइव के बगैर टेस्ट होना थोड़ा संभव नहीं है, देखता हूँ अगर कोई व्यवस्था बनती है तो साथियों अब आप मुझे इजाज़त दोगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए साथियों, और घर पर रहिए, बिल्कुल सुरक्षित रहिए।